अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में जब किसी को फालिज का अटैक होता है तो इसका क्या मतलब है, इसको इनमें इब्तदाई क्या आप मदद कर सकते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या क्या फ़ैसले किए जा सकते हैं उनके इलाज को लेके। फालिज एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त दिल के अटैक की तरह, लेकिन लोग दिल के अटैक को जितना सीरियस लेते हैं, आमतौर पे इब्तदाई घंटों में फालिज की अलामात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। फालिज का दूसरा नाम है CVA या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। CVA सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, वैस्कुलर है खून की नालियां, और एक्सीडेंट है कि कोई बैड हैपनिंग या बुरा वाक़या। तो इसका मतलब है कि जो दिमाग की नालियां हैं उनके साथ कोई ऐसी गड़बड़ होती है कि जिसकी वजह से फालिज, या जिसको इंग्लिश में हम स्ट्रोक भी कहते हैं, वो होता है। तो आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि हमारे दिमाग का कंट्रोल अपोजिट है हमारे जिस्म पे। मैं अगर ये अपना राइट हैंड ऊपर उठा रहा हूँ तो मेरे दिमाग का लेफ्ट जो पोर्शन है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, और जब मैं अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा रहा हूँ तो मेरे दिमाग का जो राइट पोर्शन है या राइट हाफ है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बेसिकली दोनों हाफ मुख्तलिफ अपोजिट साइड्स को कंट्रोल करती हैं। तो इसका मतलब है अगर खून की नालियों में कोई प्रॉब्लम होगा ब्रेन के एक साइड पे, तो उसके अपोजिट या मुखालिफ जो साइड है उसमें वो अलामात ज़ाहिर होंगी। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता आप किसी के भी प्यारे को अचानक ही किसी एक तरफ की कमज़ोरी होती है, और उसके बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये मरीज़ इसके लिए मुश्किल हो रहा है अपने हाथ को ऊपर उठाना या टांग को ऊपर उठाना। तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है? दिल के अटैक के मुखालिफ या दिल के अटैक की निस्बत यहाँ पे आप बहुत कुछ नहीं करेंगे घर में, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पेशेंट को कोई वॉमिटिंग आ रही है, कोई कै आ रही है या उल्टी आ रही है, तो आप अपने मरीज़ की को साइड पे कर देंगे ताकि वो उल्टी मरीज़ के फेफड़ों में ना जाए, क्योंकि आमतौर पे फालिज के अटैक के बाद मरीज़ का होश कम हुआ होता है, वो कन्फ्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अगर वॉमिटिंग आए तो वो पीछे फेफड़ों में जा सकती है। फौरी तौर पर आपने कोशिश करनी है कि रेस्क्यू 1112 पे कॉल करें और वो आके आपके पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं, वहाँ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाएं। इमरजेंसी में पहुँचने के बाद सबसे पहले तो डॉक्टर और स्टाफ मिलके आपके मरीज़ के वाइटल साइंस या ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन की जो मिकदार है जिसम में पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए लगा के जो उंगली पे लगाया जाता है वो चेक करेंगे। अगर आपका पेशेंट हीमोडायनेमिकली यानी ब्लड प्रेशर और इन सब चीज़ों के लिहाज से किसी हद तक स्टेबल है तो फौरी तौर पर मरीज़ के ECG की जाएगी, और साथ ही एक इंतहाई अहम टेस्ट किया जाएगा इन मरीजों का जिसको हम कहते हैं CT स्कैन ब्रेन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ब्रेन। कंप्यूटेड का मतलब होता है कंप्यूटर यूज़ होता है, टोमो का मतलब होता है पार्ट्स, और ग्राफी कहते हैं पिक्चर को। यानी आपके मरीज़ को एक मशीन में रखा जाएगा और कंप्यूटर की मदद से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें ली जाएंगी। ये है CT स्कैन ब्रेन, और इसको हम प्लेन कहते हैं। इसमें हम कंट्रास्ट इस्तेमाल नहीं करते। प्लेन का मतलब है कि वो टीका, जिसको दूधिया टीका कहते हैं, वो नहीं लगाया जाएगा। अब CT स्कैन हमें ये बताएगा कि आपके मरीज़ को फालिज की कौन सी किस्म हुई है। फालिज की दो किस्में होती हैं। एक होता है जिसको आम जुबान में हम हेमरेज कहते हैं, यानी दिमाग को जो खून की सप्लाई जाती है जिन खून की नालियों की मदद से, वो नाली जो है वो टूट गई है, वो नाली से खून बाहर आ गया है दिमाग में, और CT स्कैन के ऊपर वो वाइट नज़र आएगा, वो सफ़ेद नज़र आएगा। अगर तो वो बहुत ज़्यादा है या वो दिमाग की हड्डी के करीब पड़ा है और उसकी वजह से मरीज़ का होश बहुत कम हो रहा है, तो इसमें फौरी तौर पे ऑपरेशन किया जाता है। और अगर वो बहुत कम मिकदार में है या वो दिमाग की हड्डी से बहुत अंदर है और डॉक्टर ये सोचते हैं कि ऑपरेशन से मरीज़ को नुकसान होने का डर है, तो वो सिर्फ दवाइयों की मदद से आपके मरीज़ का इलाज करेंगे, जिसमें मैनिटोल है जो प्रेशर को कम करती है, जिसमें ट्रांएग्जामिक एसिड या ट्रांजामिन है जो ब्लड के मज़ीद फैलाव को कम करती हैं, और साथ ही डॉक्टर तहकीक करते हैं कि कहीं आपके मरीज़ को कोई खून पतला होने की बीमारी यानी प्लेटलेट्स का कम होना या PTAPTT का डिरेंज होना, ये मसला तो नहीं है। और साथ ही वो देखेंगे कहीं आपके मरीज़ को कोई जिगर की ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से खून पतला होता है और इन मरीज़ों में हैमरेज या दिमाग की शरियान फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपके मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं था, तो फिर बाद में ये तहकीक की जाएगी कि कहीं आपके मरीज़ को खून की नालियों की थैली या एन्यूरिज्म तो नहीं है, जिसको बाद में जिसका एक अलग इलाज किया जाता है। अगर मरीज़ का होश किसी हद तक बेहतर है तो मरीज़ को वेंटिलेटर या मशीन पर मुंतकिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर मरीज़ का होश का लेवल नॉर्मल होता है 15/15 दर्जा,
और सबसे कम होता है 3/15। लेकिन अगर आपके मरीज का 9/15 यानी 9 से कम है तो इस बात के अमकानात हैं कि आपके मरीज को सांस की नाली यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के वेंटिलेटर यानी मसनूई सांस की मशीन पे मुंतकिल किया जाएगा 4 से 5 दिन के लिए, ताकि दिमाग का प्रेशर कम हो और मरीज का होश आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो। अगर मरीज का जो हेमरेज है बहुत ज़्यादा था तो उसकी एक ऑपरेशन होगा जिसको हम कहते हैं क्रेनियोटमी, कि आमतौर पे जो सर की हड्डी है उसमें थोड़ा सुराख किया जाता है और वहाँ से ब्लड को निकाला जाता है। लेकिन अगर दिमाग की जो खून की नालियाँ हैं अगर उनमें थैलियाँ थी जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, तो उसके बाद किसी हद तक जब आपका मरीज बेहतर होगा तो उनका एक टेस्ट होगा जिसको हम सीटी एंजियोग्राम कहते हैं। यानी ये सीटी की वो शक्ल है जिसमें खून की नालियों का जायजा लिया जाता है कंट्रास्ट लगा के, ताकि अगर पता चल जाता है कि वहाँ पे वो थैली बनी हुई है या एन्यूरिज्म बना हुआ है या आउट पाउचिंग बनी हुई है आपके मरीज के दिमाग की जो शरियान में, तो बाद में उसकी ऑपरेट होता है, जिसमें हमारे पास 2 चांसेस होते हैं। एक तो ये है कि दिमाग को खोल के सर की हड्डी का ऑपरेट करके और उसमें उसको हम बांध देते हैं जिसको हम क्लिपिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे एंजियोग्राफी करते हैं खून की नाली से जाके, तो ऐसे ही जाके और दिमाग की नाली में कॉइल डालते हैं जिसको कॉइलिंग कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपके मरीज़ का जब सीटी स्कैन, हम वापस जाते हैं उस आधे घंटे की तरफ जब आपका मरीज़ हॉस्पिटल में गया, वो सीटी स्कैन के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे जब सीटी स्कैन हुआ ब्रेन का, तो अगर हेमरेज नहीं है, अगर दिमाग की शरियान नहीं फटी है, तो इसका मतलब है कि ये फालिज की दूसरी शक्ल हो सकती है जिसमें दिमाग की खून की नाली में खून का लोथड़ा जम जाता है, जिसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें पहला सीटी स्कैन हमेशा नॉर्मल आता है अगर आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके गए हैं, और 24 घंटे या 48 घंटे के बाद वाला जो सीटी स्कैन है उसके अंदर आपको काला रंग नजर आएगा या दिमाग का वो हिस्सा नजर आएगा जो डैमेज हो चुका है इस वजह से कि खून की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। आप अपने जहन में लाए खेतों के बारे में, जैसे खेतों को पानी लगता है, अगर आप किसी खेत का पानी बंद कर देते हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद वो फसल तबाह हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पानी बंद होगा और आप आधे घंटे बाद जाते हैं तो आपको फसल तबाह हुई नहीं मिलेगी। और इसी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि खुदा ना खास्ता आपके मरीज़ को जब भी कोई फालिज का अटैक होता है उसको आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर उसको हेमरेज नहीं है, अगर उसकी शरियान नहीं पटी है दिमाग की, और उसको इस्कीमिक स्ट्रोक यानी नॉर्मल सीटी स्कैन आता है और कमज़ोरी है, तो इसका मतलब है आपके मरीज़ को एक ख़ास टीके की ज़रूरत है जिसको हम TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, जिसमें कि दिल के अटैक के मरीजों में ये लगाया जाता है। अगर ये टीका 3 घंटे से, जब से अलामात शुरू हुई हैं, 3 घंटे से 4.5 घंटे, मैक्सिमम 4.5 घंटे का एक पीरियड है, उसके अंदर लग जाएगा तो आपके मरीज के दिमाग की जो शरियान में लोथड़ा फंसा हुआ है वो टूटेगा और जो खून का बहाव है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जिससे आपके मरीज़ के चांसेस हैं कि वो 100% बेहतर हो जाए। इसमें कुछ मरीज़ों में खुदा न खास्ता ब्लीडिंग या हेमरेज होने का डर होता है टीके के नतीजे पे, तो फैमिली को इसलिए एक्सप्लेन करके डॉक्टर्स और साइन करवाने के बाद ये इंजेक्शन लगाते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की जाती तो एक और ऑप्शन होती है जो कि इसी 4.5 घंटे या 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर ये करना होता है। उसे हम कहते हैं कि हम कैथेटर डाल के और खून की नाली को, क्योंकि हमने सीटी एंजियोग्राम से देख लिया होता है कि यहाँ पे खून का लोथड़ा फंसा हुआ है, तो उससे हम उसको निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं मर्सी कैथेटर रिट्रीवल, यानी ये एक ऐसा कैथेटर है जिससे हम उसको रिट्रीव करते हैं या क्लॉट को निकालते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को 4.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए, उसको इस्कीमिक स्ट्रोक या फालिज की वो शक्ल हो जिसमें खून की नाली में एक लोथड़ा फंसता है और उसका वो लोथड़ा ना निकाला जाए, तो फिर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मरीज़ का दिमाग का वो हिस्सा मुकम्मल तौर पे परमानेंट डैमेज हो जाएगा। जो हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ही हम सीटी स्कैन दोबारा करवाएंगे 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद, तो वो सीटी स्कैन जो पहले नॉर्मल लग रहा था अब वो काले रंग का वो पोर्शन हो जाएगा जहाँ पे ब्रेन को डैमेज हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खेतों में जब पानी रुक गया और आप 4 दिन के बाद जाएंगे तो क्योंकि पानी नहीं मिला होगा पौधों को, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो आपको नज़र आएंगे कि वो ख़राब हो चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं। तो ऐसे ही ब्रेन का वो एरिया डेड होता है, और जैसे ही वो एरिया डेड होता है तो वो सारे मामलात जो वो कंट्रोल कर रहा होता है अपोजिट पार्ट्स के, यानी जिस्म के मुखालिफ हिस्से के, तो वो मुकम्मल तौर पर रुक जाते हैं। मरीज़ अपने हिस्से को मूव नहीं कर सकता और उसके बाद सिर्फ फिजियोथेरेपी बचती है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारों को
कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो तो आप अपने मरीज़ों का फ़ौरी इलाज का सोचें और अच्छे इलाज का डॉक्टर से पूछें। और मरीज़ अपने, अगर आप ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं तो अपने मरीज़ों का ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल रखें, क्योंकि सबसे बड़ी वजह स्ट्रोक होने की, फालिज होने की सबसे बड़ी वजह ब्लड प्रेशर है, उसके बाद शुगर है, और उसके बाद मुख्तलिफ खून की पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, और उसके बाद वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता था। जैसे कोई अगर मोटापे का शिकार है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये सारे मामलात हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फालिज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज दिया जाए, क्योंकि आपको इन डिटेल बताना, आपको मेडिकल नॉलेज के बारे में वो सारी कॉम्प्लिकेशंस बताना जो डॉक्टर्स के लिए हैं, वो मुमकिन नहीं होता। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई से और बीमारी से बचाए।